निश्चय आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 27 जून के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान में गृह मंत्रालय में पिछड़ा वर्ग सेल द्वारा पिछड़े वर्गों के मामलों की देखभाल की जाती है। इसका मतलब है कि ये जो पिछड़े वर्गों का सेल है ये गृह मंत्रालय के तहत आता है, ये पूछना चाह रहे हैं। नंबर 2, ओबीसी सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार और उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण के हकदार हैं। वर्तमान में इन्हें 27% का आरक्षण दिया हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में और उच्च शिक्षा में, दोनों में 27% आरक्षण। ठीक, देखते हैं तो चर्चा में क्यों है, सही आंसर क्या होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप श्रेणीकरण के मुद्दे के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित आयोग के कार्यकाल का विस्तार किया गया है। तो अनुच्छेद 340 देख लेते हैं क्या है। इसके अनुसार पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। कौन इस आयोग का गठन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र, ध्यान रखेंगे आर्थिक नहीं है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशा के अन्वेषण के लिए आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार है। और अनुच्छेद 16(4) देखें तो इसके अनुसार राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान कर सकता है यदि राज्य को लगता है कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है राज्य के अधीन सेवाओं में। यहाँ राज्य का अर्थ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये नहीं है। आपने पॉलिटी पढ़ी है तो वहां देखा होगा कि मौलिक अधिकार से पहले राज्य की परिभाषा दी गई है, उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार का कोई निकाय, राज्य सरकार का कोई निकाय, वो सब चीजें शामिल होती हैं। और ये उप श्रेणीकरण क्या है इसको देखते हैं। और ये जो आयोग गठित किया गया था तो राष्ट्रपति ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में, तो एक तो यही याद रखना है कि किसकी अध्यक्षता में यह आयोग का गठन किया गया है, पिछड़े वर्ग के उप श्रेणीकरण के लिए जी रोहिणी की अध्यक्षता में किया गया है। ठीक, उप श्रेणीकरण क्या है? अब तक जो 27% का आरक्षण है वो टोटल ओबीसी को दिया गया है। इसको जाति के आधार पे या समाज के या शिक्षा के किसी के आधार पे डिवाइड नहीं किया गया है। ओबीसी में भी कई प्रकार के लोग हो सकते हैं, कुछ लोग ज्यादा पिछड़े हो सकते हैं, कुछ कम पिछड़े हो सकते हैं। तो पिछड़ों में भी और पिछड़ों को लाभ मिल पाए इसके लिए इनका श्रेणीक्रम करना है। तो श्रेणीक्रम किस आधार पे हो, कैसे किया जाए, इस सब के लिए एक आयोग गठित किया गया 2017 में। शुरुआत कहां से हुई थी कि 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ऐसी सिफारिश करी थी कि इनका उपश्रेणीकरण करना चाहिए। तो राष्ट्रपति ने इसको ध्यान में रखते हुए 2017 में आयोग गठित कर दिया। उसको अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन हाल ही में उसके कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई। और ये जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित मामले हैं शुरू में तो गृह मंत्रालय में ही आते थे। एक पिछड़े वर्ग के लिए सेल था जो इसको देखता था, लेकिन 1985 में अलग से कल्याण मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसका नाम 1998 में बदल के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करा दिया। तो वर्तमान में जो ओबीसी के मामले देखता है वो है पिछड़ा वर्ग विभाग, जो किसमें तहत आता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत। देखिए तो आंसर देखते हैं। ये गृह मंत्रालय के तहत आता है, देख लिया गलत होगा। कौन सा मंत्रालय है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। दूसरा, ओबीसी सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार और शिक्षा दोनों में 27% का आरक्षण, तो ये ठीक है, दोनों को 27% का आरक्षण प्राप्त है। ठीक, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा केवल 2 सही पूछे हैं। और अगर ये पूछ लेते इसमें यहाँ सही की जगह सही नहीं है तब आंसर क्या हो जाता? केवल 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओबीसी से रिलेटेड है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि इसे 102वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया जा चुका है, यह संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। दूसरा, आयोग में एक अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो चर्चा में क्यों है ये तो देख ही लिया। चर्चा में इसलिए है कि एक अलग आयोग 340 के तहत गठित किया गया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, पिछड़ा वर्ग से संबंधित सभी प्रावधान। एक तो 340 का अनुच्छेद है, इसमें क्या कहा गया है कि समय समय पर जब राष्ट्रपति जरूरी समझे एक विशेष आयोग का गठन कर सकते हैं विशेष मुद्दे के लिए, जैसे यहाँ उप श्रेणीकरण के लिए किया गया है। इसके अलावा एक पिछड़े वर्ग के लिए 338B में प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। ये किससे किया गया है? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 से। तो इस समय पिछड़े वर्ग के लिए ये 2 आर्टिकल हो गए, 340
इसमें समय समय पर विशेष मुद्दे के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और 338 भी ये रेगुलर है, प्रत्येक वर्ष गठित किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन इस पे बना दिया था 340 पे और दूसरा क्वेश्चन 338 डी पे। और आयोग में एक अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसको तो वैसे भी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, जितने भी आयोग हैं सब में नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है अधिकांश में। तो इसको तो हम वैसे भी जज कर सकते हैं। ये हमने देख लिया, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन है, उससे संवैधानिक दर्जा मिल गया। इससे पहले इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त था। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही सही हैं, तो सही आंसर विल बी सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विकास वित्तीय संस्थान है, आर्थिक मामलों के विभाग के तहत आता है। आर्थिक मामलों का विभाग किसमें आता है, वित्त मंत्रालय में। और भारतीय जीवन बीमा निगम सिडबी का सबसे बड़ा व्यक्तिगत शेयरधारक है। पहले चर्चा में क्यों है उसको देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋणों की त्वरित अदायगी पर 12 माह की अवधि के लिए 2% ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपने पढ़ी होगी। और इसका संचालन कौन करेगा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसका संचालन करेगा। इस वजह से ये चर्चा में है। इसका क्वेश्चन अभी हमने 2 दिन 3 दिन पहले भी किया था। तो उस समय हमने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक नहीं देखा था, आज इस पे क्वेश्चन बनाया है तो इसको देख लेते हैं। विकास वित्तीय संस्थान है, मुख्यालय इसका लखनऊ में है। जो लोग यूपी का पेपर भी देते हैं वो ध्यान रखें, इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में आता है, आर्थिक मामलों के विभाग में नहीं आता, वित्तीय सेवा विभाग में आता है, आता वित्त मंत्रालय नहीं है, ठीक। और सबसे बड़ा शेयरधारक इसका भारतीय स्टेट बैंक है, ना कि भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक। तो आंसर देख लेते हैं। एक विकास वित्तीय संस्थान है, सही। आर्थिक मामलों के विभाग के तहत आता है, नहीं। वित्तीय विभाग के तहत। भारतीय जीवन बीमा निगम, नहीं। कौन है, एसबीआई या भारतीय स्टेट बैंक। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, पूछा है कौन से सही नहीं है। तो 2 सही नहीं है, 3 नहीं सही है, तो आंसर से क्या हो जाएगा इसका, सी, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टीबी एक संक्रामक रोग है जो आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। नंबर 2, भारत ने 2025 तक इस बीमारी से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। तो चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की है। इसमें कुछ पॉइंट हैं, ये इतने काम के नहीं है, बस इतना याद रखना 2018 की तुलना में टीबी के केसेस में वृद्धि हुई है, ठीक, कमी नहीं हुई है, 14% की वृद्धि हुई है। सरकार ने इसके लिए एक राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया हुआ है, जो कि एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। और इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों के समन्वय से चलाया जा रहा है। ये फैक्ट हमारे काम का है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 2025 तक का ये लक्ष्य रखा गया है कि भारत को टीबी मुक्त कर लिया जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र का ये लक्ष्य 2030 का है पूरे विश्व के लिए। हमारा कितने का है, 2025 का। और बाकी ये किससे बीमारी होती है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण ही होती है, ये भी ठीक है। तो चर्चा में कुछ और था, लेकिन क्वेश्चन उसके ट्रेडिशनल पार्ट पे बनाया है, ऐसा अक्सर होता है। तो पहला भी ठीक हो जाएगा, एक बैक्टीरिया के कारण होता है, उसका नाम भी यही है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और 2025 तक भारत ने इसे समाप्त करने का लक्ष्य रखा है भारत से, ये भी ठीक है। पूछा है सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। सही नहीं है पूछा होता तब आंसर क्या हो जाता, बी। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर से दक्षिण दिशा में निम्नलिखित बौद्ध स्थलों को व्यवस्थित करें। लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर। पहले तो देख लेते हैं चर्चा में क्यों है, फिर इसको करेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डा तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है। जिनको ये पीसीएस देना है 2020 का प्रीलिम्स, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में कुशीनगर हवाई अड्डे को भी शामिल किया गया है। वो चेक करें कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की संख्या कितनी हो गई है उत्तर प्रदेश में बढ़कर। कुशीनगर महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यहाँ पे प्राप्त हुआ था। ये मैप देख लेते हैं, इसमें 3-4 स्थल हैं जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। और महात्मा बुद्ध से ज्यादातर क्वेश्चन उनके और उनके स्थलों से संबंधित पूछे जाते रहते हैं। लुम्बिनी, ये देखिए नेपाल में, फिर कुशीनगर, फिर सारनाथ और फिर
बोध गया। तो इस क्वेश्चन में हम तुक्का भी लगा सकते थे, जैसे लुम्बिनी का और बोध गया का तो सबको पता है कि लुम्बिनी नेपाल में है और बोध गया बिहार में है, तो ये सबसे ऊपर आना चाहिए और ये सबसे नीचे आना चाहिए। तो अगर हमें इसकी नॉलेज ना भी हो फिर भी हम तुक्के से करना चाहें तो सबसे ऊपर क्या आना चाहिए, लुम्बिनी, और सबसे नीचे क्या आना चाहिए, बोध गया। इसका मतलब शुरुआत 1 नंबर से होनी चाहिए और बाद में 3 नंबर आना चाहिए। ऐसा कितने में है, तो 1 नंबर 3, तो एक ही में है ऐसा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ऐसे क्वेश्चन देखने में भारी लगते हैं लेकिन इनमें कुछ ना कुछ लिंक छुपा होता है और ये आसानी से किए जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तब आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।